Okay, so now we start with the problem solving session for the alkyl and aryl halides. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात, जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर दिए हुए जैसे कि ए ऑप्शन में है कि ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब NH2 लग रहा है. ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, तो इन चार ऑप्शंस को देख के ये तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसा रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन वो भी एरोमेटिक हैलाइड्स में, अराइल हैलाइड में दो टाइप की होती है. एक आता है हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड आता है एलिमिनेशन एडिशन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एडिशन एलिमिनेशन तब होगा जब स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों और वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे हों. एलिमिनेशन एडिशन को ही बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और ये तब होता है जब एक स्ट्रांग बेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब ये जो हमारे पास अराइल हैलाइड है, इसमें क्या विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं? बिल्कुल नहीं. ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन तो आपका हैलाइड हो गया. इसके अलावा देखो, तो इसके अलावा जो OCH3 लगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप, तो विड्रॉइंग नहीं है, तो एडिशन एलिमिनेशन मेथड होने का चांस नहीं है. ठीक है, तो ये होगा बेंजाइन मैकेनिज्म से. तो NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NH2 नेगेटिव अब यहां से एक हाइड्रोजन को निकालेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी. ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन वो होती है जिसके आसपास ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों. ठीक है, अब देखो जैसे कि एक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है. ओके, एक हाइड्रोजन ये हो सकती है, एक हाइड्रोजन ये हो सकती है, मान लेते हैं यहां पे. तो ये वाली जो हाइड्रोजन होगी, इसके लेफ्ट में OCH3 है जिसका -I इफेक्ट तो है. अगर आप बोलोगे कि ये एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग है रेजोनेंस के थ्रू, पर इंडक्टिव इफेक्ट से तो विड्रॉ कर रहा है. सिमिलरली ब्रोमीन भी इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा है, तो सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. ठीक है, तो ये जो NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस H पॉजिटिव को निकालेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है यहां जंप करेगा और ये ब्रोमीन बाहर जाएगा. ठीक है, जिससे कि हमारे पास जो बेंजाइन जनरेट होगा, दैट इज यहां पे हमारे पास बेंजाइन जनरेट हो गया. ठीक है, अब इसके ऊपर जो अटैक होगा NH2 का, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, वो एक बार NH2 इस पोजीशन पे भी आ सकता है. ठीक है, एक बार यहां पे भी जाएगा और यहां पे भी जाएगा. ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये वाली जो पोजीशन है ये थोड़ी सी हिंडर्ड है, क्योंकि इसके इधर ऑर्थो में ग्रुप लगा हुआ है. ये वाली पोजीशन पे हिंड्रेंस कम है, तो ये वाला प्रोडक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा बनेगा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि आंसर इज डी. वैसा नहीं कि ए नहीं बनेगा, ए भी बनेगा, बट दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस. नाउ इट इज गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इस तरह का क्वेश्चन जेई में भी आते हैं. ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट नीट और जेई का जो लेवल है उसमें बहुत डिफरेंस नहीं रहा. हाँ, जेई में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के, जो कि फिजिकल वाले पार्ट में, वो थोड़े से ज्यादा टफ होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Br. अब देखो ये एक 1 डिग्री हैलाइड है. ठीक है, और NaCN, तो CN नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो 1 डिग्री हैलाइड, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सा मैकेनिज्म होना चाहिए? SN2. तो ये यहां अटैक करेगा कार्बन पे, ब्रोमाइड को बाहर निकालेगा, और ये हो गया. ठीक है, और क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है, SN2 फेवर होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में. तो एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड नहीं होता. ठीक है, जैसे कि अगर आप इथेनॉल की बात करो, तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल हो गया ROH. तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट.
वाटर है प्रोटिक होता है, अमोनिया है प्रोटिक होता है, ठीक है। पर डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, तो फॉर्मेमाइड होता है HCONH2। डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड का हुआ कि H2 की जगह दोनों पे CH3 लग गया, तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये है एक ए प्रोटिक सॉल्वेंट, और ए प्रोटिक में SN2 फास्ट होता है। देन और सिमिलरली SN1 फास्ट होता है प्रोटिक में, ठीक है। अगर ये SN1 रिएक्शन होता तो हम प्रोटिक सॉल्वेंट ढूंढते। फिर थर्ड क्वेश्चन, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3CH COH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो सीधी सी बात है, इसमें दो पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। ये वाला जो कार्बन है कायरल है, क्योंकि इस पे एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ H लगा है, एक तरफ OH और एक तरफ COH, तो ये एक कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर होगा जब कंपाउंड में सिर्फ एक होगा, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसके क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी, मतलब वो इनेंशियोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आंसर इज बी। ओके, एट्रोपिसोमर्स क्या होते हैं, एट्रोपिसोमर्स होते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, जो बाइफिनाइल्स में दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड होती है ना, तब बनता है एट्रोपिसोमर्स, ठीक है। मेसोमर्स तो वैसे भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं, और डायस्टीरियोमर्स यहां पर नहीं हो रहे क्योंकि ये अपनी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर्स, देखो देर इज इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप देखें NCERT के लेवल का नहीं है, NCERT में ये मेंशन ही नहीं किया हुआ, ये आपको थोड़ा एडवांस लेवल की बुक्स में जाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से अगर आपको पढ़ना हो आयन पेयर इफेक्ट, पीटर साइक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी आपके पास RX है, X को बाहर निकालेंगे तो हम बोलते कार्बोकेटाइन बनता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये बॉन्ड टूटेगा और X एकदम से दूर चला जाएगा। बॉन्ड टूट भी गया तो फिर भी X अभी दूर जा रहा है, पूरा दूर तो गया नहीं ना, तो मतलब आप ऐसे समझो ये X था, ठीक है, X निकल के बाहर गया, फर्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन का, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अभी भी दूर तो जा रहा है ये, मतलब जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है ये अभी भी फ्रंट से उतने इजीली अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि X अभी आमने सामने है, ठीक है, टूट गया पर फिर भी दूर धीरे धीरे जा रहा है, पर बैक साइड तो भी खाली है ना, तो बैक साइड से तो अटैक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। मतलब थोड़ी देर का मतलब भी नहीं कि आधा घंटा, हम बड़ी स्मॉल इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये X थोड़ा और दूर चला जाएगा, उसके बाद जाके ये फ्रंट वाला स्पेस खाली होगा। इट मीन्स हम जो बोलते हैं कि 50% फ्रंट से होता है और 50% अटैक बैक से होता है, तो वो रियलिटी में नहीं होता, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होता, जो इन्वर्जन है वो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा A। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन, तो आपको बस ढूंढना है कि SN1 रिएक्शन में आयन पेयर इफेक्ट क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, द रिएक्शन ऑफ PHCH डबल बॉन्ड CH3 HBr। देखो सिंपल सी बात है, PH ये लग तो आपको सिमेट्रिकल रहा है पर सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल इन द सेंस के दोनों ही CH हैं डबल बॉन्ड वाले। तो पहले जब H पॉजिटिव यहां पर डबल बॉन्ड पे लगेगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा, बेंजाइल वाला, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो बेंजाइल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो यहां पे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ये CH2CH3, फिर नेक्स्ट स्टेप में Br नेगेटिव यहां अटैक करेगा, ठीक है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी PHCH Br
CH2 CH3, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following compounds will undergo racemization when solution of KOH hydrolyzes? तो रेसेमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा. रेसिमिक मिक्सचर कब बनता है? जब आपके पास होता है SN1 रिएक्शन. ठीक है, 100% तो नहीं बनता पर फिर भी काफी बन जाता है. तो हमें SN1 देखना है. देखो पहले वाले केस में जैसे Cl बाहर जाएगा एक अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा, और अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 के चांसेस बढ़ेंगे. ये वाला तो 1 डिग्री है, तो इसमें तो SN1 बिल्कुल नहीं हो सकता. ये वाला भी 1 डिग्री है, इसमें भी SN1 नहीं हो सकता. ये वाला 2 डिग्री है. तो बेस्ट क्या हुआ? ठीक है, बेस्ट जो होगा वो होगा फर्स्ट में. अब फर्स्ट से उन्होंने दूसरे भी ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. नहीं तो नहीं हो सकता, सेकंड तो नहीं. फर्स्ट के साथ फोर्थ हो सकता है कि चलो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री SN1 SN2 दोनों के ऑप्शन रखता है. ठीक है, ओके. अब रेसिमिक मिक्सचर का एग्जैक्टली मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? रेसिमिक मिक्सचर का मतलब हो गया हमारे पास कि एक आपके पास डेक्स्ट्रो बन रहा है और एक आपके पास बन रहा है लिवो. ठीक है ना, तो हमने डायरेक्टली SN1 के बेस पे तो बोल दिया कि फर्स्ट और फोर्थ SN1 रिएक्शन दे सकते हैं. पर द पॉइंट इज डेक्स्ट्रो और लिवो साइमल्टेनियसली बने तो उसके लिए जो कंपाउंड है या जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी तो होना चाहिए ना. यहां पर CH2 में Cl हटा के अगर हम OH लगा भी दें SN1 रिएक्शन करके, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? इसमें मतलब कोई आपको कायरल सेंटर मिल रहा है? नहीं मिल रहा. तो इसमें कोई कायरलिटी है ही नहीं. जब कायरलिटी नहीं है तो रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनेगा? ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में भी देख लो आप. इस वाले केस में ये कायरल सेंटर है, तो Cl हटा के जब हम OH लगाएंगे तो यहां पर रेसिमिक मिक्सचर हो सकता है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है SN1 के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फर्स्ट और फोर्थ होना चाहिए. पर अगर आपको एग्जैक्टली रेसिमाइजेशन ही निकालनी है तो नहीं होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगी, फिर ओनली फोर्थ ऑप्शन ही होनी चाहिए. तो इन अ वे दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. नाउ 7th क्वेश्चन, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं? ठीक है, तो पहली बात तो क्या देखना आपने, फॉर्मूला सेम होना चाहिए. तो देखो एक कार्बन पे क्या क्या लगा है, CH3Br और H, दूसरे पे भी CH3Br और H. यहां देखो CH3Br H और इस पे भी CH3Br और H. तो इट मीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कनेक्टिविटी सेम है. कनेक्टिविटी सेम है तो मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं होंगे. ठीक है, ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग नहीं है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए या तो हमारे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो ये गया. ठीक है, फिर अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो हाँ ठीक है, ये कायरल सेंटर हैं, पर देखते हैं कि क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर में चीज़ें या आइडेंटिकल हैं. ठीक है, कंफर्मेशन भी हो सकती है. तो देखो इस केस में जो CH3 और दूसरा CH3 है वो ऑपोजिट में है. मतलब इसको अगर आप फ्रंट से देखते हैं, ठीक है, तो कैसा है कि स्टैगर्ड है. इसका अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये अगर मैं इस साइड से देखूं तो ऊपर ये CH3, राइट में H, फिर यहाँ पे Br और पीछे वाले कार्बन पे इधर Br, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3. इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, पीछे वाला तो सेम है, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों का सेम है, सिर्फ फ्रंट वाले को घुमा दिया ना. CH3 को यहाँ ले आए तो H यहाँ चला गया, Br यहाँ चला गया. तो सिर्फ ये वाले कार्बन को रोटेट किया, मतलब इस बॉन्ड को रोटेट किया हुआ है. ठीक है, इतना डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है.
ठीक है, तो अगर मैं इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट यहाँ पे करता हूँ इस सिंगल बॉन्ड को, तो ये CH3 अगर हम 120 डिग्री से घुमाएं तो ये CH3 यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से जो स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं दोज आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये क्या है? कन्फर्मर्स हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर बेसिकली दो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। कन्फर्मर एक ही कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जनरली। ठीक है, नॉट ऑलवेज। नाउ 8th क्वेश्चन, यहां पे CI इसको MF से ट्रीट किया तो फ्लोरीन लग गया, I बाहर चला गया। द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ M हैपन्स टू बी। देखो, अब ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। M अगर आपका सोडियम होगा तो ये NaF होगा, K होगा तो ये KF होगा, RBF या LiF। ठीक है, तो इस केस में F नेगेटिव यहां अटैक कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है, तो ये रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा जितना कि इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये SN1 से हो रहा है या SN2 से हो रहा है। अब क्योंकि इस कार्बन के 3 बॉन्ड दिखाए हुए हैं, और अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया, ये तीनों H भी तो हो सकते थे। ठीक है, तो SN1 और SN2 वाले पार्ट की यहाँ पर कोई खास क्लैरिटी नहीं दिखी हुई है। ठीक है, तो बहुत स्टूपिड सी प्रॉब्लम उस तरीके से देखा जाए, मतलब एटलीस्ट कुछ तो लिख सकते थे ताकि ये आइडिया लग जाए कि आप SN1 की बात कर रहे हैं, SN2 की बात कर रहे हैं या फिर। ठीक है, क्योंकि SN1 में देखें तो हमें कार्बोकेटाइन अच्छा चाहिए, SN2 की बात करें तो हमें न्यूक्लियोफाइल अच्छा चाहिए। अब जो लिविंग ग्रुप है I नेगेटिव वो तो वही है। ठीक है ना, सिर्फ M चेंज होगा। देखो NaF, KF, RBF और LiF में क्या है? सबसे ज्यादा जल्दी आयनाइज कौन सा होगा? LiF में तो थोड़ा कोवेलेंट करेक्टर होता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो कोई लिथियम इतना सा है, सोडियम इतना होगा, पोटेशियम इतना होगा, रुबिडियम इतना होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, आयनिक बॉन्ड की भी। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड वीक होगा, तो मतलब RBF का बॉन्ड सबसे वीक होगा और सबसे जल्दी RB पॉजिटिव और F नेगेटिव जनरेट करेगा। F नेगेटिव जितनी जल्दी जनरेट होगा उतनी जल्दी वो अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो रिएक्शन होगा। ठीक है, पर वो तभी होगा अगर SN2 है, क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको देख के तो हम यही बता सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में, MF के बारे में, क्योंकि अगर ये SN1 होता तो फिर न्यूक्लियोफाइल से आपको ज्यादा मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर शुड बी रुबिडियम। ठीक है, बट इट इज इन माय ओपिनियन इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन, इनकम्प्लीट इन द सेंस। 9th प्रॉब्लम, कंसिडर द रिएक्शंस। C2H5OH एक वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि न्यूट्रल है। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये 1 डिग्री हैलाइड है। ओके, फिर भी यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई तो नो प्रॉब्लम। सेकंड वाले केस में C2H5O नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो फिर ऑब्वियसली बात है, यही बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाले में SN2 होगा, वीक वाले में क्या होगा? SN1 होना चाहिए, है ना। तो अब देखो वीक वाले इसको अगर हम स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, इसका CH3 CH3 CH2Br, तो ये तो 1 डिग्री हैलाइड है, और 1 डिग्री हैलाइड में हमने पढ़ा SN1 नहीं होता। ठीक है, होता है अगर आप AgNO3 डाल दो, वो रिएक्शन को फोर्सफुली SN1 पाथवे से करवा देता है, पर बिना उसके SN1 1 डिग्री में तो नहीं होगा। तो दोनों में ही 1 डिग्री हैलाइड है। हाँ, वीक न्यूक्लियोफाइल की वजह से रिएक्शन स्लो हो जाएगा, पर होगा SN2। ठीक है, तो इसमें दोनों का आंसर SN2 आना चाहिए। देन विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म, जिसमें सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा।
ठीक है। पहला वाला देखो स्ट्रक्चर क्या है, PHCH PHBr, ठीक है। तो Br निकल जाएगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड वाले में PHCH CH3Br, Br निकल गया तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगले में PHCCH3PHBr ये, और लास्ट है PHCH2 पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये है सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 2 बेंजीन रिंग है उनमें पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज रहेगा और एक मिथाइल है जिसका डोनेटिंग इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट। तो नेक्स्ट में फिर हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 11। Okay, so now the question number 11, the correct order of increasing reactivity of 1 2 3 4, ठीक है। तो CX bond toward nucleophile in the following compound is, ठीक है, कि increasing reactivity of CX bond, ओके, towards nucleophile। तो पहली चीज तो यहां पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है। देखो ये तो अराइल हैलाइड है, ये वाला भी अराइल हैलाइड है, ये 3 और 4 है अल्काइल। अराइल हैलाइड में ना तो SN1 होता ना SN2, मतलब अराइल हैलाइड में क्योंकि ये जो हेलोजन है इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में रहता है, तो इस बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। इन दोनों में देखें 3 और 4 में, तो 3 वाला आपके पास 3 डिग्री हैलाइड है, तो अगर हम SN ऑब्वियसली SN1 होगा इसमें और बहुत अच्छा होगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। 4th में इट इज़ ए 2 डिग्री हैलाइड, तो उतना बुरा नहीं है। 1 और 2 सबसे वीक है क्योंकि 1 और 2 में अराइल हैलाइड है, उनमें भी 1 ज़्यादा वीक है क्योंकि उसके पास कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म थोड़ा फेवरेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब 2 में रिएक्शन फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा 1 के कंपैरिजन में, तो मतलब 1 सबसे लास्ट में आएगा और 3 सबसे आगे आएगा। तो इतना सा अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो कई बार होता है आपका डायरेक्ट आंसर ही निकल जाए, ठीक है। तो अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं देंगे अगर ऑर्थो और पैरा पे स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, ठीक है। पर फिर भी अल्काइल हैलाइड उनसे काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें कार्बोकैटायन कंपैरेटिवली अच्छा बनता है, जल्दी बनता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इस रिएक्शन में पहले स्टेप में बनेगा ये RBr है, इसको मैग्नीशियम से ट्रीट किया तो बना है RMgX, ठीक है। फिर RMgX का हाइड्रोलिसिस कर दिया, द प्रोडक्ट X इज, देखो क्या हो गया, सिंपल है। हमारे पास था PHCH2Br, इसको आपने ट्रीट किया मैग्नीशियम ईथर के साथ तो इससे बन गया ये PHCH2MgBr, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर किया उसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, MgBr हट जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, तो ये RMgX में R पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये R नेगेटिव इस H को निकाल लेगा और हमारे पास आ जाएगा PHCH3 प्लस MgBrOH, ठीक है। तो आंसर इज C। तो सिंपल क्वेश्चन था पर इसमें जनरली बच्चे बड़ी जल्दी गलती करते हैं। ये क्या सोचते हैं कि Mg ईथर और H3 पॉजिटिव एक ही स्टेप में है, मतलब उसके बाद यही बना। तो ध्यान रखना वाटर के साथ ये हमेशा H निकालता है उससे। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला वाला तो क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी उसके लिए डिफाइन किया गया है और एनायनिक मैकेनिज्म भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। सेकेंड वाले में आप X हटा रहे हो, H लगा रहे हो, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम अंदर ला रहे हो,
यहाँ X हटा के OH ला रहे हो, तो X बाहर जाएगा X नेगेटिव की फॉर्म में और OH अंदर आएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो बाहर जा रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, जो आ रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जबकि RX में भी तो कुछ बाहर जा रहा है ना, पर जब आप हेलोजन जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हो तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है बी, ये रिडक्शन हो रही है। 14th, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल हैव। तो जब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लिए हैं तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर दोनों हमें बताने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन भी जरूरी नहीं है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है, और रिंग के अक्रॉस। ओके, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कब आता है? जनरली कायरल सेंटर प्रेजेंट हो तब आता है। तो देखो एक तो यहां पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे एक H एक CH3, मतलब इस कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हैं H और CH3 वो अलग अलग हैं, और दूसरे वाले पे भी एक H और एक ये पूरा ग्रुप CH2CH। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है और इस कार्बन पे दो डिफरेंट हैं। तो एक बार H और H सेम साइड होंगे तो सिस, ऑपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। उसके बाद ये वाला कार्बन देखें तो इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो ये कायरल है। कायरल की वजह से इसके ऊपर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो दो हमारे पास ऐसे सेंटर्स हैं जिनके ऊपर स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो 2 सेंटर्स हैं, तो टोटल आइसोमर्स बनेंगे 2n। तो 2 दैट इज 4। ठीक है, तो n क्या होता है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। तो यहां पर हमारे पास हैं 2 स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर्स वो सेंटर होते हैं जिनके अबाउट या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है या ऑप्टिकल। ठीक है ना, तो इसको ऐसे मान लो, देखो क्या पता ये जो कायरल सेंटर है या तो ये R होगा या S होगा, और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये या तो सिस में होंगे या ट्रांस में। तो मान लो एक बार सिस और ये वाला R, फिर एक बार सिस और ये वाला कार्बन S में, फिर ये वाला ट्रांस, फिर ये R, फिर ये ट्रांस और ये S। तो ये हो गए 4 कॉम्बिनेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। इन एन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड है, अच्छा है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट। तो जो 1 डिग्री होगा वही सबसे फास्ट होगा। तो 15 का आंसर इज बी, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। 1 डिग्री तो ये भी है पर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्यों? क्योंकि C के साथ 2 लगे हैं H और एक लगा है CH3 और Br। इस वाले में C के साथ 2H और एक C2H5, तो ये बड़ा ग्रुप है, इसकी वजह से हिंड्रेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आंसर इज बी। 16th, if there is no rotation of plane polarized light by a compound in a specific solvent, though to be chiral, it may mean that though to be chiral, ये स्टेटमेंट कुछ हजम नहीं हुई लग रहा। तो देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, तो मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। ठीक है, in a specific solvent, though to be chiral, it may mean that the compound is certainly meso. There is no compound in the solvent. The compound may be racemic mixture. The compound is certainly chiral. Okay, now this is a confusing question. चलो जिसमें जो पॉसिबल है उसको देखते हैं। अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन नहीं हो रही है, ठीक है, बाय ए कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होना चाहिए। फिर दो टू बी कायरल, इट में मीन दो का उसका कि शायद ये बोल रहे हैं कि दो उसमें कोई कायरल सेंटर है। तो होता है मीजो कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं,
पर दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को 50-50 करके उल्टा करके काट देते हैं। ठीक है, तो मिजो भी हो सकता है अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें कायरल सेंटर था पर फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हुआ। ओके, तो चलो इसको कंफ्यूजन में रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक इज ठीक है 1,2-2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक। तो ये बीच वाला जो कार्बन है इसके 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है तो कायरल है। 2-ब्यूटेनोल, ये वाला भी कायरल है क्योंकि OH, CH3H और C2H5। 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन, ठीक है, इसमें ये वाला कायरल है क्योंकि एक Br, एक ये पूरा ग्रुप, एक H और ये, तो फिर बचा फिर 3-ब्रोमोपेंटेन क्योंकि 3-ब्रोमोपेंटेन इज दिस सिमेट्रिकल। ठीक है, तो दिस इज नॉट कायरल। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला तो 3 डिग्री है, बहुत जल्दी SN1 दे देगा। दूसरा विनाइल है, विनाइल बड़ा अच्छा नहीं होता, क्यों? क्योंकि ना तो इसमें बड़ा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, काफ़ी अनस्टेबल होता है। ठीक है, और SN2 होने का भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये 1 डिग्री है तो ये बहुत जल्दी SN2 दे देगा। ये अलाइलिक हैलाइड है तो ये भी बहुत जल्दी SN1 भी दे देता है और उतनी जल्दी SN2 भी दे देता है। ये है जो जल्दी नहीं देगा, ना तो SN1 देगा ना ही SN2 देगा। ठीक है, 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर के लिए क्या करना है, हम डायरेक्टली एक तो देख सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हों। पहली बात, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं? तो देखने से तो लग रहा है यस मिरर इमेजेस हैं, बट द पॉइंट इज क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं? यस, ये भी लग रहा है देखने पे, क्योंकि इसको डायरेक्टली इसके ऊपर रखोगे, ये जो वर्टिकल लाइन है CH3 वाली ये तो मैच कर जाएगी, बाकी मैच नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर इसको हम प्लेन में ही घुमा देते हैं, मान लो ऐसे करके घुमा देते हैं इसको, तो CH3 तो सेम रहेंगे, ये डायगनली आपस में चेंज हो जाते हैं तो फिर से ये ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, इसको घुमा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, यस सेम चीज़ आ जाएगी फिर से। तो 180 डिग्री घुमाने पे भी इन प्लेन सेम रहेगा। तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। पर अगर आपको ऐसे डायरेक्टली देख के नहीं आता सॉल्व करना तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि ये वाला जो सेंटर है इस पे एक बार फ्लिप किया जाए, OH को लेफ्ट में ले आओ, H को यहाँ ले जाओ, एक एक्सचेंज मारने पे ये मैच कर रहा है ना, तो एक एक्सचेंज मारने पे मैच कर रहा है, तो मतलब अगर ये R होता तो फिर ये S होता। इस पे भी अगर हम एक एक्सचेंज मार दे तो ये मैच कर रहा है, तो फिर अगर एक एक एक्सचेंज दोनों में करने से मैच कर जा रहा है तो वो इनेंशियोमर्स है। और तरीके से करना है, इस कार्बन का RS करो नेमिंग, इसकी भी RS नेमिंग करो, इन दोनों की करो। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली उल्टे हो जाते हैं, जैसे मान लो ये R आया और ये S आया, तो इनेंशियोमर में फिर ये S होना चाहिए और ये R होना चाहिए। ठीक है, तो नेमिंग कर सकते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करके देख सकते हैं, और डायरेक्टली भी देख सकते हो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ये हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में प्रॉब्लम ये है, देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो आपस में मिरर इमेज है, पर नीचे वाला पार्ट तो सेम है ना, तो एक पार्ट मिरर इमेज है दूसरा नहीं है, मतलब ये आपस में फिर क्या हुए, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही है, ऊपर वाला पार्ट सेम है, नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज है, ये भी डायस्टीरियोमर हुए। और ये वाला जो है ये एक मीजो कंपाउंड है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चेक करना है। देन 20th क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखो जो एलिमिनेशन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वो सबसे फास्ट तब होगी ना, एलिमिनेशन में क्या निकलता है,
एक H निकलता है और एक X निकलता है। H कितने इजीली निकलता है ये डिपेंड करता है कि वो 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था, बेस कितना अच्छा था। पर हैलोजन कितनी जल्दी निकलता है वो डिपेंड करता है कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड कितना वीक है। ठीक है, तो सबसे वीक बॉन्ड किसका होता है? Ci का। आयोडाइड सबसे इजीली निकलता है, इसीलिए आयोडाइड को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा Ri, फिर RBr, फिर RCl, फिर Rf। 21st क्वेश्चन, Cl है, NaCN से ट्रीट करो तो पहले ये बन जाएगा CH3CH2CN, फिर उसकी रिडक्शन कर दे रहे हो आप निकल H2 की प्रेजेंस में, तो साइनाइड की जब रिडक्शन होती है तो ये बन जाता है CH2NH2। ठीक है, फिर CH2NH2 को अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो एनहाइड्राइड क्या होता है? ये एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपने इसमें, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो एनहाइड्राइड में क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई एक बॉन्ड तोड़ दिया और ये हो गया आपका RNH2, ये हो गया RCOO, इस तरफ दिया H और यहाँ पे आ गया RNH। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये CH3COOH अलग हो गया और ये RNHCOCH3, तो ये बन जाएगा R, मतलब आपका ये CH3CH2CH2 ये R है, तो RNHCOCH3 प्लस CH3COOH। ठीक है, ये हो रहा है। तो कुछ नहीं है, एसिटिक एनहाइड्राइड का अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस भी नहीं बोल सकते इसको, ये क्या 1 डिग्री अमीन्स है। ठीक है, अमीन के साथ इसका सॉल्वोलाइसिस हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इस कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी, देखो CH3CH2CHCl CH3 ऑब्टेन्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन की जब हम क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले Cl रेडिकल जनरेट होता है, फिर वो Cl रेडिकल अटैक करके H रेडिकल निकालता है। जैसे मान लो ये आपने ये H लिख दिया, ये H एक इलेक्ट्रॉन, ये एक ये और ये वाला यहाँ रह जाएगा। ठीक है, ये फिश हुक एरो, तो यहाँ पर जनरेट हुआ CH3CH2CH रेडिकल CH3, ये आपके पास आ गया इंटरमीडिएट। फिर ये अगले Cl2 से ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ रह जाएगा। ठीक है, Cl निकाल लेगा। तो ये जो फ्री रेडिकल बना, तो ये फ्री रेडिकल इसकी ज्योमेट्री कैसी थी, ये वाला जो कार्बन है ये इसकी ज्योमेट्री तो sp2 है, ट्रायगोनल प्लेनर ही है। ठीक है, तो ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब हो कि इस पे जो ये नया Cl आएगा ये फ्रंट से भी लग सकता है और बैक से भी लग सकता है। इसीलिए जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसमें कुछ फ्रंट वाला पार्ट भी हो जाएगा 50% और 50% बैक साइड अटैक से भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास मिलेगा एक रेसिमिक मिक्सचर। नाउ दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। Then question number 23, an organic compound A on reaction with, देखो C4H9Cl, I think ये Cl ही है। तो जो हेलोजेंस होती हैं उनको हमेशा हाइड्रोजन की तरह आपने ट्रीट करना है, मान लो। ठीक है, हम निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, इसका भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए हेलोजेंस को हाइड्रोजन ही मानो, तो H9+1 क्या हो गया, H10। तो C4H10 किसका फॉर्मूला हुआ, CnH2n+2, मतलब एल्केन का। एल्केन में कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं होती, मतलब सिंपल ये एल्केन है 4 कार्बन की जिसमें क्लोरीन लगा हुआ है, उसको सोडियम डाइथाइल ईथर से मतलब वुड्स रिएक्शन करवा रहे हैं, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन मिल रहा है जिससे
मोनोक्लोरिनेशन अगर हम उसकी करवाएं तो एक ही क्लोरो डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, देखो सारे ऑप्शन यहां पर कर लेते हैं। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसको अगर आप वुड्स रिएक्शन इसका करवाते हैं तो ये बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो ये एक ऐसा सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है, यहां पर क्लोरीन लगाओ इस मतलब इससे आगे, या यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, इन 6 के 6 में से किसी एक पोजीशन पे अगर आप क्लोरीन लगा दो वो एक ही जैसा होगा, उसका आईयूपैक नेम सेम होगा। ठीक है, तो आपके पास मोनोक्लोरिनेशन करने की एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आप आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लगाते हो तो आपके पास एक से ज़्यादा आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, हम लगाते हैं आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल क्या होता है, ये है। ठीक है, तो ऐसे 2 ले लो, सोडियम आ जाएंगे 2, फिर यहाँ पे Cl, ये 2 NaCl निकल गए, ये आपस में कनेक्ट हो गए। ये हो गया। अब क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकती थी, यहाँ लगे या यहाँ लगे या यहाँ लगे यहाँ लगे, ये चारों सिमेट्रिकल हैं। एक पर यहाँ भी तो लग सकती थी या यहाँ लग सकती थी, ये 2 यहाँ पर या यहाँ पर 3, तो इसके 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो एक आइसोमर बनने वाला सिर्फ ऑप्शन है कि टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड पे अटैक हो। फिर आता है कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16। ठीक है, तो ये क्या होगा, CnH2n+2, तो एल्केन है ये। शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब उसमें कोई कायरल सेंटर होगा। ठीक है, तो सबके फॉर्मूले ड्रॉ कर लो। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल, इसमें कायरल सेंटर है, यस ये वाला है। ठीक है, तो और फिर सेकंड वैरिएंट 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का, तो क्या होगा, चलो जब पहले में कायरल सेंटर मिल गया तो बाकी ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25, इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू डाई इथाइल ईथर। तो इथाइल क्लोराइड ये आ गया, इसको कन्वर्ट करना है डाई इथाइल ईथर में, मतलब C2H5 OC2H5, तो मतलब Cl को रिप्लेस करना है OC2H5 से। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हमारे को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी ना, कुछ O नेगेटिव C2H5 Na पॉजिटिव, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाना पड़ेगा जो Cl को हटा के खुद लग जाए, क्योंकि वुड्स रिएक्शन से तो ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रिग्नार्ड से यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर्किन रिएक्शन हेलोजेंस का होता ही नहीं है, हेलाइड्स के लिए। ठीक है, मेनली। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यस दैट इज द की। तो RCl को हम ट्रीट करते हैं सोडियम इथॉक्साइड से, तो C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो O नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, Cl को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, so I think that is sufficient for this lecture. Next we will start with the problem number 26. Okay, so now moving on to the next question number 26. Which of the following compounds is not chiral? देखो, कायरल का मतलब होता है कि जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होता। ठीक है, नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। तो उसके लिए हमारे पास एक कायरल कार्बन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल केसेस में, नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस। तो कायरल कार्बन किस में होगा, देखो पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CH3CH D CH2Cl। ठीक है, तो यहां पे ये वाला जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ये कायरल है। और अगर एक ही कायरल कार्बन हो कंपाउंड में, सिर्फ एक, तो वो कंपाउंड भी कायरल होता है, तो दिस इज कायरल। सेकंड देखो CH3CH2CH, ये वाला जो कार्बन है ये एक तरफ इथाइल, एक तरफ H, एक तरफ D और एक तरफ क्लोरीन। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ये भी कायरल कंपाउंड हुआ। सी में
यहां पर कार्बन 1D पर 2H, ये वाला भी 2H, तो यहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं है जो कि 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से बॉन्डेड हो। ठीक है, तो कायरल कार्बन नहीं होगा तो ये कंपाउंड भी कायरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनोल रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो पेज नंबर 303। ठीक है, जो हेलो अल्केन चैप्टर है NCERT का। ओके, तो वहां पे है कि हमने पढ़ा था जो हेलो अरीन्स हैं उनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे इस क्लोरीन को अगर हमें रिप्लेस करना है OH से, ठीक है, तो हम इसको NaOH से ट्रीट करते हैं एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिनॉक्साइड बनेगा उसको हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे, तब जाके फाइनली हमें मिलता है फिनोल। तो ऑब्वियसली बात है, यस, ड्रास्टिक कंडीशंस रहती हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बट क्लोरीन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रेडिली रिप्लेस्ड। इसी की जगह अगर 2,4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हों, ठीक है, लाइक दिस, तब ये काफी इजीली प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो NCERT के डेटा के अकॉर्डिंग इसमें लगेगा 368 केल्विन, जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, और प्रेशर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH और ये काफी इजीली हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या है कि जब भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज कर देती है या उसका रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ये विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग की वजह से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन एसटी खींचेंगे। ठीक है ना, तो इस कार्बन के ऊपर क्या जनरेट होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। डेफिशिएंट होगा तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो जल्दी होगा, और वो अटैक जल्दी हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल रिएक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए और वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे होने चाहिए। अगर आप नाइट्रो को मेटा पोजीशन पे लगा दोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो मेटा पे काम नहीं करता। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? NO2 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, नो, NO2 withdraws electron from the ortho and para positions. Next one, the alkyl halide is converted into alcohol. तो RX को ROH में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? X को निकालना है, OH को लगाना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव लगेगा। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन तो नहीं है, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Then 29th, reaction of tert butyl bromide. तो ये आ गया हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसको ट्रीट कर रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड से, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो मिथॉक्साइड आयन है CH3O नेगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है और साथ के साथ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, और ये जो आपके पास दिया है ये 3 डिग्री हैलाइड है। तो 3 डिग्री हैलाइड में SN2 का स्कोप तो बिल्कुल नहीं है, अगर होगा तो SN1 होगा, और जब SN1 होता है तो इवन एलिमिनेशन भी होती है। ठीक है, और क्योंकि 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में E2 भी होगा, क्योंकि 3 डिग्री भी और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो E2 के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस E2 को फेवर करता है। ओके, तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। इट प्रोड्यूसेस सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। देखो अगर होगा भी रिएक्शन, दोनों केसेस ले लेते हैं। अगर यहां पे सब्स्टिट्यूशन होती है,
तो Br बाहर जाएगा, उसकी जगह लगेगा OCH3, ठीक है, प्लस बन जाएगा NaBr। और अगर यहां एलिमिनेशन होती है तो Br जाएगा और बगल वाले कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड नहीं बन रहा, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, यस, ये जो ईथर है ऑक्सीजन के एक तरफ जो ग्रुप है ये टर्ट ब्यूटाइल है और दूसरी तरफ जो है वो मिथाइल है, तो टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बन रहा है। आइसोब्यूटेन नहीं बन रहा, आइसोब्यूटिलीन बन रहा है क्या? दैट इज ऑल्सो नॉट फॉर्म्ड, राइट? तो ये क्या होता है? दिस इज आइसोब्यूटिलीन, ठीक है। तो इसका नाम जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है। द रीजन इज, तो देखो एक टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर भी बन रहा है, इसको आइसोब्यूटिलीन क्यों बोला? देखो आइसोब्यूटेन क्या होता था, आइसो ग्रुप आपको बताया हुआ है, दिस इज कॉल्ड आइसो, ठीक है, पर ये 3 कार्बन है तो 4th ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन का एल्कीन वर्जन अगर आप बनाओगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड आएगा, चाहे यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, तीनों पोजीशन एक जैसी हैं, ठीक है। तो दिस इज आइसोब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटीन या आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है, दोनों बन रहे हैं। तो बी भी बन रहा है और डी भी बन रहा है। अब तो पॉइंट इज कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अगर ये बना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट तो ये किससे बनेगा? ये बनेगा SN1 से, क्योंकि SN2 का तो स्कोप था नहीं। और अगर ये बनेगा तो ये बनेगा E2 से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस उसको फेवर करता है, ठीक है। अब SN1 की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि 3 डिग्री हैलाइड होना चाहिए और साथ में वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, पर यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको सपोर्ट करेगा? या तो SN2 को या E2 को। SN2 होगा नहीं, तो मतलब सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे हैं E2 के, क्योंकि E2 के दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस वाली भी और 3 डिग्री वाली भी, ठीक है। जबकि SN1 की एक ही रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, वो कि 3 डिग्री हैलाइड है, साथ में वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, तो वो तो वीक नहीं है, ठीक है। तो E2 विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड SN1 विल बी द माइनर प्रोडक्ट, और थोड़ा सा E1 भी बनेगा उसके साथ, ठीक है। जब भी SN1 होता है E1 बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, ठीक है। So the answer should be isobutylene. Now next is question number 30. The Grignard reagent is prepared by the reaction between. तो Grignard reagent कैसे बनाते हैं? RX प्लस मैग्नीशियम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर का काम क्या है? जो RMGX बना है, ठीक है, इसको स्टेबलाइज करके रखना। ईथर की जो ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर हैं वो इसको स्टेबलाइज करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन काफी रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए ड्राई ईथर चाहिए होता है। मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ड्राई का ये मतलब है, ठीक है। तो क्या होगा? बाय रिएक्शन मैग्नीशियम एंड अल्केन, नहीं, हमें चाहिए अल्काइल हैलाइड, ठीक है, मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड। देन क्वेश्चन नंबर 31, बेंजीन रिएक्ट्स विद N प्रोपाइल क्लोराइड। देखो बेंजीन में N प्रोपाइल मीन्स स्ट्रेट चेन, तो CH3CH2CH2Cl N प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो दिस इज अ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? पहले बनता है हमारा कार्बोकेटाइन, ठीक है, तो हमारे पास जनरेट होगा CH3CH2CH2 पॉजिटिव, Cl निकल जाएगा, ये 1 डिग्री है। और जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हमेशा हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट के बाद बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और फाइनली बेंजीन पे जो अटैच होगा वो ये होगा, ठीक है, इस कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनेगा,
तो आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज कॉल्ड क्यूमीन। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये मत सोचना कि जो आपका अल्काइल ग्रुप था उसको एज इट इज हम उस पर अटैच कर देंगे। कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंज करता है, और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो फाइनली अटैक करता है बेंजीन पे। ठीक है, और ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की एक लिमिटेशन भी है कि इसमें रीअरेंजमेंट्स हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉयज एसीटोन एंड। देखो अब ये पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखो, फॉस्जीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन गैस, सोडियम क्लोराइड। तो आपको अगर याद हो तो ये रिएक्शन में क्या होता है, पहले CuCl2 प्लस H2O गिव्स यू हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। और ये जो क्लोरीन गैस है, अब जितनी भी हैलोजेंस हैं वो थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी उनके पास होती है। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लोरीनेशन भी करेगा। अब जो एसीटोन है इसको अगर हम ट्रीट करें CaOCl2 से, ठीक है ना, तो क्या होगा, CaOCl2 जो क्लोरीन जनरेट करेगा वो क्लोरीन इस एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगी और जनरेट करेगी CHCl3। ठीक है, जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन जो आपने पढ़ा हुआ है। वहां पर क्या करते थे, X2 प्लस NaOH, तो उसमें भी क्या बनता था, NaOX बनता था। ठीक है, तो NaOX क्या है, हाइपोक्लोराइड। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड हुआ, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हुआ, मतलब रिएक्शन किसके साथ होना है, हाइपोक्लोराइड के साथ होना है। ठीक है, तो ये हेलोफॉर्म वाला ही रिएक्शन है। हमने NaOH की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया यहां पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू गिव अ कंपाउंड A। देखो, क्लोरोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से बन जाएगा RMgCl। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच फर्दर रिएक्ट्स विद इथेनॉल। देखो, इथेनॉल इज ETOH। ETOH में ये जो H है ये एसिडिक है क्योंकि ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और RMgX का जो R होता है वो स्ट्रांगली बेसिक होता है, तो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ठीक है, निकाल लेगा, तो ये जो बेस था, ये मतलब ये बेंजीन pH नेगेटिव जो था, ये H को निकाल लेगा, तो आपके पास आ जाएगा बेंजीन प्लस मैग्नीशियम के साथ Cl रह जाएगा और दूसरी तरफ लग जाएगा OET, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है बेंजीन। Now next question 34, when chlorine is passed through propene। ठीक है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक चीज और नोटिस करने वाली कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये बड़े पुराने क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इतने सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रेंड भी आपको समझ आता है प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स करने से कि आज की डेट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते, क्योंकि वो बहुत पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उसका मतलब हो जाएगा कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा होगा, उसको थोड़ा सा घुमा देंगे, एक नए तरीके से उसको पूछेंगे। ठीक है, तो व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन एट 400 डिग्री सेल्सियस, तो इतने हाई टेम्परेचर पे जब भी आप हेलोजिनेशन करते हो क्या होता है, Cl2 हीट हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन टूट के फ्री रेडिकल्स बनाता है। ठीक है, तो दिस इज फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और वो कहां होती है, अलाइलिक पोजीशन पे। ये वाली पोजीशन क्या है, यही है अलाइलिक। तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर आपने जस्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे की होती एट रूम टेम्परेचर, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्लोरीन ऐड हो जाता। ठीक है,
वो भी एंटी एडिशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल होता है और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अक्रॉस द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, अलाइल क्लोराइड। क्वेश्चन 35, which chloro-derivative of benzene among the following would undergo hydrolysis most readily with aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroxy derivative? ठीक है, which chloro-derivative of benzene, मतलब chloro-derivative of benzene में मतलब क्लोरीन लगा होगा और बाकी ग्रुप भी कुछ और लगे हो सकते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो आप NaOH के साथ और फाइनली क्लोरीन को रिप्लेस कर दे रहे हो OH से। तो सेम चीज हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि क्लोरीन को OH से रिप्लेस करना बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती हैं। ठीक है, अगर आपको एक्वस मीडियम में करना है, सिंपल, मतलब हीट भी नहीं करना उसको, कुछ नहीं करना, जस्ट एक्वस मीडियम में डाल दिया, तब यू नीड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो पहले केस में देखो ऑर्थो और पैरा तीनों पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको जब आप वार्म वाटर से भी ट्रीट करते हो ना, तब भी ये ClOH से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये देता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, दैट इज पिक्रिक एसिड। तो दिस इज पेज 303 NCERT हेलो अल्केन्स। ठीक है, ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सेम आपको कायरल कार्बन इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो सारे स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको सिर्फ सी में मिलेगा, 2-क्लोरोब्यूटेन में। ये आ गया ब्यूटेन, यहां पे क्लोरो, तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज कायरल। देन फॉस्जीन इज अ कॉमन नेम फॉर, फॉस्जीन क्या होता है, COCl2। ठीक है, कार्बोनाइल क्लोराइड। देन क्वेश्चन 38, विच वन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद इथाइल आयोडाइड। देखो सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, तो PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस इथाइल आयोडाइड मतलब CH3CH2I। अब ये वाला जो पार्ट है ये O नेगेटिव तक इट इज अ न्यूक्लियोफाइल और ये 1 डिग्री हैलाइड है और I नेगेटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री पे बड़े इजीली अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से, क्योंकि हिंड्रेंस नहीं होगी ज्यादा। I नेगेटिव बाहर जाएगा, तो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3CH2O PH, इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, अल्कोहल नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, फेनिटोल। ठीक है, इथाइल फिनाइल ईथर को बोलते हैं फेनिटोल। ओके, तो दैट कंप्लीट्स द 30 years need problems for this particular topic. Okay, so next lecture we will start with the problems of alcohol topic. Okay, thank you, have a nice day.